Hello everyone. So in this video we are going to discuss the directive principle of state policy, which is chapter number of M. Lakshmikant. Okay, and we will try to finish the entire DPSP in single video. Okay, so let's start. The directive principle of the state policy, basically part 4 of the Indian Constitution में है, आर्टिकल 36 to 51. ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे उन्होंने ये आइडिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ठीक है, 1937 के। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से कॉपी किया था? तो बेसिकली स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया था। डॉक्टर बी अम्बेडकर डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो डीपीएसपी है वो नोबल फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के साथ ये कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को बनाते हैं एंड ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ग्रेनविले ऑस्टिन हैज डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन बोलते हैं? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन कंसाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन? बेसिकली डीपीएसपी। फीचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करता है कि अगर स्टेट कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है तो कहीं ना कहीं इन आइडियल्स को अपने दिमाग में रख के पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक आइडियल केस है। ओके, जब भी स्टेट कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करे तो कम से कम इन्हें ध्यान में रखे, ठीक। These are the constitutional instruction or recommendation to the state in legislative, executive and administrative matters. Suppose that state is going to do any legislative, executive and administrative matters, okay? तो स्टेट एटलीस्ट इन डीपीएसपी को ध्यान में रख के अपने इस पावर को एक्सरसाइज करे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज़ द सेम मीनिंग एज द पार्ट 3। आर्टिकल 36 क्या बोलता है कि जो स्टेट की डिफिनीशन है ना वो एग्जैक्टली सेम है जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के लिए था आर्टिकल 12 में। ओके, देयरफॉर इट इंक्लूड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल अथॉरिटी हो गई जो पंचायत, म्यूनिसिपलिटी और भी अदर पब्लिक अथॉरिटी जैसे कुछ कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो स्टेचुटरी कॉरपोरेशन वगैरह है, तो वो सब भी इंक्लूड हो गई, ठीक। अब क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल असेंबल टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह ही ये डीपीएसपी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा इशू किया जाता था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लिए? गवर्नर जनरल के इशू किया जाता था, ठीक। What is called directive principle is merely another name of the instrument of instruction। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम बोलते हैं वो बस कुछ और नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक दूसरा नेम है बस। द डिफरेंस इज दैट दे आर इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। केवल इतना ही डिफरेंस है कि दे आर इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेटिव, मतलब वो जो थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे, ये जो है मतलब डीपीएसपी जो है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक विस्तृत रूप से इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम किसको देते हैं? जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उनको कहीं ना कहीं ये देते हैं, ठीक है, कि भैया आप ये इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम इसके थ्रू इम्प्लीमेंट करो। दे एम एट रियलाइजिंग द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कहीं ना कहीं ये इंश्योर करते हैं किसको? जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वलिटी को, फ्रेटर्निटी को, जो कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंश्राइंड है। दे इम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं एंड नॉट द पुलिस स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है कि जो स्टेट है ना वो लोगों का ख्याल रखे, ठीक है, ट्राई करे कि जो लोगों के बीच में इक्वलिटी है उसको दूर किया जा सके, लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करे, इंस्टेड ऑफ केवल पुलिस स्टेट की हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर देख ले, जैसे कॉलोनियल एरा में होता था, केवल पुलिस स्टेट का काम था। ऐसा नहीं है। तो अगर सिंपल भाषा में सुने तो समझें तो स्टेट को ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन देता है कि भैया आप इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी कंट्री में इस्टेब्लिश करो। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसेबल। पहली बात तो ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक, ठीक है। इसका मतलब ये
कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं करवाए जा सकते कि भैया हमारा वायलेट हो गया। देयर फॉर द गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट लोकल कैन नॉट बी कंपेल टू इम्प्लीमेंट देम, ठीक है। कोई ये कंपेल नहीं करता कि भाई जो गवर्नमेंट है वो इनको इम्प्लीमेंट करे, अगर वो नहीं भी करेगी फिर भी इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 38 itself says that this principle are fundamental in the governments of the constitution country and itself be the duty of the state to apply this principle in making laws। आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि भैया ये जो हैं डीपीएसपी फंडामेंटल हैं कहीं ना कहीं गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और स्टेट की ऐसी ड्यूटी बनती है कि भैया आप जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करो तो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के फॉर्मुलेट करो। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल था नॉन जस्टिसेबल नेचर हेल्प द कोर्ट टू एग्जामिन द डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। जस्टिसेबल नहीं है लेकिन फिर भी ये कोर्ट को हेल्प करते हैं कि किसी लॉ की वैलिडिटी को इस बेसिस पे जज देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड मेनी अ टाइम दैट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लॉ इफ द कोर्ट फाइंड दैट द लॉ इन क्वेश्चन सीक टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी इट मे कंसीडर सच लॉ इनरीजनेबल इन रिलेशन टू द आर्टिकल 14, 19। बेसिकली हमने पहले भी पढ़ रखा है इसको, ठीक है। कि कुछ डीपीएसपी है जैसे आर्टिकल 39B 39C, अगर वो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14 या 19 में उनको वायलेट भी करता है तो भी जो है रीजनेबल उनको मान ले जाएंगे, उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन जो जिस तरह के उनमें कंटेंट है उन बेसिस पे उन्हें हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या हो गए? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जैसे कि कम्युनिटी ऑनरशिप एक्सेट्रा की बात हो गई, ठीक है, कहीं ना कहीं लेबर ओरिएंटेड है, वेलफेयर ओरिएंटेड है पूरे सेक्शन का, तो वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। जैसे दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को सोशलिस्टिक प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद ये बेसिकली क्या करते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का कहीं ना कहीं एक तरह से डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट जिसका एम क्या हो, प्रोवाइड करना सोशल इकोनॉमिक जस्टिस सेट द पार्ट टुवर्ड वेलफेयर स्टेट। ये स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि भैया आप लोगों का वेलफेयर प्रमोट करो बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर एक इस्टेब्लिश करो जो किसके थ्रू परमिटेड हो, जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक। अब आर्टिकल 38 ऐसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ऐसे आपको एज इट इज इन्हें पढ़ना पड़ेगा, आपके तभी ध्यान में रहेंगे। मैं कितना भी समझा दूँ कोई समझने का मतलब है नहीं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई ट्रिक है। जब आप इसको मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, आप खुद से क्यों कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। देखो, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 में कई पॉइंट है, जैसे आर्टिकल 39 में जो पहला पॉइंट है, द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स। सी वाला है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन्स। ई किसके लिए है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज़। एफ किसके लिए, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 39 में सिक्स डीपीएसपी इंश्राइंड है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, देखो सी फॉर कंसंट्रेशन, सो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सो बी फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस। ए फॉर एडिक्वेट, ऐसे ध्यान रखेंगे, ए फॉर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। बी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सी फॉर कंसंट्रेशन, ठीक। डी फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल
equal pay for equal work for men and women. E, preservation, preservation of health and strength of worker and children against the forcible abuse. F for opportunity for healthy development of children and protection of childhood care, youth against exploitation and against moral and material abandonment. अब आते हैं आर्टिकल 39A. सबको पता है इक्वल टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड की बात कौन करता है? आर्टिकल 39A. 41 क्या बोलता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट. आर्टिकल 41. 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क. आर्टिकल 42. ठीक. 43 लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स. 43A. ठीक है. 43A मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. 43B अभी हम आगे देखेंगे किस चीज़ से रिलेटेड है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से, तो उसे अभी हम आगे देखेंगे. ये कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल 43B सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में नहीं आता है. टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. आर्टिकल 47. ठीक. उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल में कुछ आते हैं. गांधीयन प्रिंसिपल जो गांधी जी कहीं ना कहीं उनके मूवमेंट जो उन्होंने चलाया था उसके अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल थे जिनको भाई इम्प्लीमेंट करने के बाद DPSP में होती है. जैसे तो बेसिकली दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय द गांधी ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट. ओके. इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ गांधी सम आइडियाज वर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल. कौन कौन से हैं? आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. ठीक है, विलेज पंचायत. नेसेसरी पावर अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन ऑफ सेल्फ. अब देखो 40 के अंदर ऊपर भी एक कुछ था, 41 के अंदर था, 40 नहीं था. 40 विलेज पंचायत, गांधी प्रिंसिपल. कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना 43 के अंदर ही आता है. और क्या था 43 के अंदर? तो और था 43 के अंदर टू सिक्योर लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स. ठीक. 43B वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. हमने पहले ही बता दिया था इसे. उसके बाद 46 के अंदर प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC/ST other weaker section of the society and to protect them from social injustice and exploitation. आर्टिकल 46. 47 क्या बोलता है? कहीं ना कहीं इंटॉक्सिकेंट ड्रिंकिंग को, मतलब दारू शराब पीने से मना करता है. 47. और क्या था 47 में ऊपर? 47 में था लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेस करना, मतलब दारू शराब भी ये छोड़ो, न्यूट्रिशन पकड़ो. ठीक है. 48 काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट करता है. ठीक है. calves and other mixed draft cattle to improve breeds भी भाई इनका इम्प्रूव करो, ऐसा बात है. फिर उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आते हैं कुछ. ठीक है. यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है. आर्टिकल 44. ठीक. लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर. पता है ना हमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. स्टार्टिंग में पहले इसमें कितना था? 0 से 14. 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 0 से 6 कर दिया गया. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 6 to 14. ठीक है. कहाँ फंडामेंटल राइट्स में पहुँच गया. ठीक. उसके बाद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन. आर्टिकल 48 किसके जैसा सिमिलर है? प्रोविजन ऑफ काउ स्लॉटर. ठीक है. उसके बाद 48A किस चीज़ की बात करता है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. 48A. ठीक है. मोनूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच इज डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस. आर्टिकल 49. ठीक. सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में. टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को भाई बनाए रखो, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, क्योंकि भाई बगल में कोई परमाणु फोड़ेगा तो तुम्हारे ऊपर भी असर पड़ेगा. टू फॉस्टर रिस्पेक्ट इन इंटरनेशनल एंड ट्रीटी ओब्लिगेशन, भाई इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करो. आर्टिकल 51.
वासुदेव कुटुंबकम आर्टिकल 51। न्यू डीपीएसपी, ठीक है, जो ऐड हुए लेटर ऑन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 4 न्यू डीपीएसपी ऐड हुए थे। कौन कौन से? जैसे अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39 के अंदर ऐड हुआ था, ठीक है। इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड 39A, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री आर्टिकल 43A, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंट सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A, तो 43A, 48A, 39A, 39A, 43A, 48A एंड 39, तो 39 के दो याद रखने हैं, 43A एंड 48A 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे। 44th अमेंडमेंट 1978 एक डीपीएसपी और ऐड कर दिया था, कौन सा? मिनिमाइज इनइक्वलिटी इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 38, ठीक। 44th को तो 38, 39, 39A, 43A एंड 48A बेसिकली ये सारे अमेंडमेंट के थ्रू लेटर ऑन ऐड हुए। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हमने बात कर ली, ठीक है। फंडामेंटल राइट एजुकेशन आर्टिकल 21 के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक। अब देखो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 नया डीपीएसपी ऐड किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, ठीक है, 43B वाली, ठीक है, गांधी प्रिंसिपल के अंदर, कि भाई इसने स्टेट को कहीं ना कहीं आवश्यक बताया कि आप वॉलंटरी तरीके से फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखो 43B सेक्शन बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक, अब देखो डीपीएसपी के पीछे सैंक्शन क्या है, ठीक, उसको देखते हैं। Sir B.N. Rao, the Constituent Advisor of Constituent Assembly, recommended that the right of an individual should be divided into 2 categories. Sir B.N. Rao ने recommend किया था कि जो इंडिविजुअल का राइट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, जैसे जस्टिसेबल्स एंड नॉन जस्टिसेबल। ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसे एक्सेप्ट भी किया। Consequently, the fundamental rights which are justiciable in nature are incorporated in Part 3 and DPSP which are non-justiciable in nature incorporated in Part। तो B.N. राव ने रिकमेंड किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसे एक्सेप्ट किया था। B.N. राव जी ने क्या बोला कि भैया जो राइट है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करो, जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल जिनको कोर्ट द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सके, नॉन जस्टिसेबल जिनको नहीं, भाई इकोनॉमिक कैपेसिटी पे स्टेट की डिपेंड करेगा, जब पैसे होंगे तब इसको फुलफिल करेगा, ठीक है। इसको फाइनली एक्सेप्ट भी कर लिया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स रख दिया जो जस्टिसेबल होंगे, पार्ट 4 में डीपीएसपी रख दिया जो नॉन जस्टिसेबल होंगे। थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल और नॉन जस्टिसेबल कॉन्स्टिट्यूशन का 37 बोलता है, आर्टिकल 37 बोलता है भैया डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है। मेक इट क्लियर दैट दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट, मतलब 37 ये भी बोलता है कि भैया फंडामेंटल बहुत मौलिक है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के गवर्नेंस को लेके, इसलिए स्टेट की ड्यूटी बनता है कि क्या करें, इन प्रिंसिपल को अप्लाई करें लॉ मेकिंग में। दस दे इम्पोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन द स्टेट अथॉरिटी फॉर देयर एप्लीकेशन बट द रियल फोर्स बिहाइंड इज पॉलिटिकल। हालांकि जो वास्तविक फोर्स है इसको इन्फोर्स करने के पीछे वो क्या है, पॉलिटिकल है, पब्लिक ओपिनियन। भाई पब्लिक चाह ले तो भाई फोर्स करना पड़ेगा डीपीएसपी, वोट अगर पाना है तो। एज ऑब्जर्व बाय अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी बोलते हैं कि भैया अगर राजा बनना है, मतलब अगर सत्ता में आना है तो लोगों की जो विल हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो पार्ट 4 के अंदर कुछ डिमांड करते हैं तो करना ही पड़ेगा। सिमिलरली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द गवर्नमेंट विच रेस्ट ऑन द पॉपुलर वोट्स कैन हार्डली इग्नोर डीपीएसपी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भैया आप वोट पाके जीत के आए हो तो आप डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। The framework of the Constitution made the directive principle non-justiciable and legally enforceable। नॉन-जस्टिसेबल और नॉन इन्फोर्सेबल क्यों बनाया, क्वेश्चन ये भी उठता है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि भैया इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेस ही नहीं है स्टेट के पास कि इन्हें इम्प्लीमेंट करवा सके, ठीक है। दूसरी बात कि इतनी डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस है कंट्री में, ठीक, तो अभी तुरंत इसको हम नहीं प्रोवाइड करवा सकते, ठीक। The newly born independent Indian state with its many
preoccupation might be crushed under the burden unless it was free to decide order the time, the place and the mode for it. देखो भैया कि जो भी इंडियन स्टेट नया नया आज़ाद हुआ था, इसको और भी बहुत सारे काम थे। ये डीपीएसपी के अंदर कहीं ना कहीं दब जाता अगर तुरंत हम बोल देते कि नहीं भैया डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल कर दो, इसीलिए इसे इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया। ठीक, उसके बाद बात करें कि डिस्टिंक्शन क्या है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के बीच, तो फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं, स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कि भैया ये चीज़ मत करना क्योंकि इससे लोगों के राइट इम्पैक्ट होंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉजिटिव हैं, स्टेट को बोलते हैं भैया ये करो कि लोगों के हित जो है प्रोटेक्ट हों। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं, लीगली इन्फोर्सेबल हैं बाय द कोर्ट, अगर वायलेट होते हैं भैया कोर्ट इसको इन्फोर्स करेगा। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, अगर वायलेट हुए तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा। ठीक, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट्स मतलब भैया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमने आपको पहले भी बताया है। ठीक, अगर क्वेश्चन में से पूछ ले कि फंडामेंटल राइट्स किस डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है और डीपीएसपी, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भैया फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात करता है, वहीं डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात करता है। लीगल सैंक्शन है फंडामेंटल राइट्स के बीच, भैया आपको करना नहीं है, करना ही है ऐसा। ठीक है, जबकि डीपीएसपी के मोरल पॉलिटिकल सैंक्शन है, अगर लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, जो फंडामेंटल राइट्स हैं कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के वेलफेयर को लेकर बात करते हैं। ये पर्सनल है फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब लोगों के पर्सनली हेल्प करते हैं, जबकि डीपीएसपी कम्युनिटी का वेलफेयर साथ में लेके चलता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोसाइटेरियन या फिर सोशलिस्टिक टाइप के हैं। फंडामेंटल राइट्स को लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है कि भैया इनको इम्प्लीमेंट करना तो कोई ना कोई लेजिस्लेशन पहले बनाना पड़ेगा, जबकि डीपीएसपी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं होते, इन्हें इनके लिए लेजिस्लेशन बना के इन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। द कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर लॉ वायलेट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड, अगर कोई लॉ जो है अगर वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे इनवैलिड डिक्लेयर करेगा। कोर्ट हालांकि अगर कोई लॉ है जो डीपीएसपी को वायलेट करता है, ठीक है, तो उसको जो कोर्ट है इनवैलिड नहीं बताएगा क्योंकि नॉन फोर्सेबल है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर देयरफॉर मेकिंग द प्रैग्मेटिक व्यू रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग टीथ टू दिस प्रिंसिपल। प्रैग्मेटिक व्यू मतलब प्रैक्टिकल व्यू उन्होंने रखा कि भैया इन जो डीपीएसपी है इसको टीथ नहीं दे सकते, मतलब इनको फोर्सेबल नहीं कर सकते भी। दे बिलीव मोर इन अवेकन पब्लिक ओपिनियन रेदर देन इन कोर्ट प्रोसीजर्स। इन्होंने कहा कि भैया लोग अगर जागरूक होंगे तो खुद ही इसको फोर्स में करवा लेंगे, कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब उसके बाद डीपीएसपी का कुछ क्रिटिसिज्म भी है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने कुछ मेंबर ने क्रिटिसाइज़ किया था। ठीक, जैसे नो लीगल फोर्स, भैया इसके पीछे कोई लीगल फोर्स ही नहीं है, कह रहे हैं कि नॉन जस्टिसेबल है भैया ये तो। ठीक है, केटी शाह क्या बोलते हैं, tapped them as a PS superfluities and compared them with the check on bank payable only when resources of the bank permit। कहते हैं कि भैया ये तो एक बैंक के चेक की तरह है कि जब भी बैंक पे करेगा जब बैंक के पास उतने पैसे होंगे। ठीक है, नसरुद्दीन कंटेंटेड दैट दिस प्रिंसिपल आर नो बेटर देन न्यू ईयर रेजोल्यूशन। नसरुद्दीन जी क्या बोलते हैं कि भैया ये तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, सोच लिया अगले दिन ही ब्रोक हो जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर को सोचा जनवरी आने वाला है भैया अब नया कुछ करेंगे, लेकिन 1 जनवरी को थोड़ा फॉलो किया, 2 जनवरी की ब्रेक हो गया। इवन टीटी कृष्णाचार्य क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि डिस्क्राइब द डायरेक्टिव एज अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। केसी वेरे क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये एम्स एंड एस्पिरेशन का मैनिफेस्टो ओपाइन दैट दिस आर मेयर मोरल। ठीक है, कि भैया तो सिर्फ मोरली थोड़ा सा कुछ असर डालते हैं और बाकी कुछ ऐसा है नहीं। आइवर्जन क्या बोलते हैं, फियर्स एस्पिरेशन, ज़्यादा याद रखने की इसको जरूरत नहीं, ये सब याद नहीं रख सकते, दैट्स इट। ठीक, इलॉजिकली अरेंज, सब लोग कुछ लोग कहते हैं भैया तो इलॉजिकली अरेंज है। ठीक है, बीच में गांधीयन कहीं पे लगा दिया है, कहीं पे सोशलिस्टिक लगा दिया है, कहीं पे
लिबरल इंटेलेक्चुअल लगा दिया है तो इलॉजिकली अरेंज्ड, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव है, ठीक है, कंजर्वेटिव आइडिया, कुछ डीपीएसपी जो हैं वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं, जैसे 19th सेंचुरी का जो इंग्लैंड था ना उसी बेसिस पे हैं। भैया समय के साथ उनका बदलना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ कहीं ना कहीं 21st सेंचुरी का जो ड्रीम है उसे फुलफिल नहीं करते, ये आप ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं डीपीएसपी लेके आता है, जैसे कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ठीक, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में, गवर्नर चीफ मिनिस्टर के बीच में। अकॉर्डिंग टू हिम द सेंटर कैन डायरेक्शन टू द स्टेट विथ रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन। देखो सेंटर डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को, भैया आप इन डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करो। अगर वो कंप्लाई नहीं करता तो सेंटर क्या कर सकता है भैया, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगा। सिमिलरली जब प्राइम मिनिस्टर कोई बिल आता है, ठीक है, जो डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है, उन्होंने पार्लियामेंट से पास करवा दिया, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रिजेक्ट कर देगा कि भैया ये तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी का वायोलेशन है, ठीक है, ठीक, द मिनिस्ट्री हैज़ नो राइट टू इग्नोर देम, ठीक। द स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन, अब याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन